हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, 10वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से अम्ल क्षार एवं लवण इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारा चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। इसका एक एक करके हम लोगों ने अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। यदि आपने वो हमारा वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां से आप बड़ी आसानी से उसको देख सकते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पीएच पैमाना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न चाहे बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें पूछे ही जाते हैं। तो परीक्षा के नजरिए से देखा जाए तो ये पीएच पैमाना या पीएच स्केल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोग आज अच्छे से अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित सभी डाउट आपके दूर किए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आज आपको इस पीएच से संबंधित, पीएच पैमाना या पीएच मान से संबंधित सारे डाउट और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण ट्रिक आपको बताए जाएंगे वीडियो के लास्ट में। इससे महत्वपूर्ण आपको संबंधित कुछ ऐसे ट्रिक बताए जाएंगे जिससे कि आपकी परीक्षा में प्रश्न यदि आ जा रहे हैं पीएच पैमाना से तो आपको छूटेंगे नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसको पीएच पैमाना को शुरू करने से पहले बच्चों एक चीज हम लोग आज थोड़ा सा और उस पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण के उपयोग, यदि आपसे पूछ दे अम्ल क्षार एवं लवण के उपयोग बताइए, तो जब हम लोगों ने अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पीछे पढ़ा था तो वहां से इसका उपयोग भी हम लोग थोड़ा बहुत सीखे थे। आज इसको हम लोग एक बार यहाँ पे समराइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए और यदि परीक्षा में संबंधित प्रश्न आए तो आप उसको कर लें। ये जो अम्ल होते हैं बच्चों, काफी महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, काफी महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों आते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के उर्वरक बनाने में, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक बनाने में, जैसे इसमें जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है उसका प्रयोग TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलुईन, एक महत्वपूर्ण विस्फोटक होता है, उसका निर्माण करने में किया जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा उसमें जो आपने सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा था, उस सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरियों में, जो घर में हम लोग इन्वर्टर होता है उसमें जो तेजाब भरा जाता है वो H2SO4 के रूप में ही भरा जाता है। इसके अलावा जो HCl होता है और HNO3, उसका मैंने पीछे बताया था कि जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग अम्लराज कहते हैं और उस अम्लराज का प्रयोग आभूषणों की सफाई में होता है। तो इस प्रकार से अम्ल का आपको उपयोग बहुत सारे बताए गए थे और कुछ यहाँ पर भी आपने जाना। क्षार को ले लेते हैं बच्चों। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में, क्योंकि साबुन के बारे में यदि आप कहीं पढ़े होंगे तो बताया जाता है जो साबुन होते हैं वो विभिन्न प्रकार के क्षारों के वसीय अम्लों के लवण होते हैं। तो ये जो क्षार होते हैं इन्हीं क्रिया वसीय अम्लों से कराते हैं, तो जो लवण प्राप्त होता है उसी को हम लोग साबुन कहते हैं। जैसे सोडियम स्टेरेट, सोडियम पार्मेटेट, इस प्रकार के साबुनों का निर्माण। इसके अलावा क्षारों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में किया जाता है विकर्मक के रूप में। इसके अलावा बच्चों क्षार का उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़े होंगे, उसमें बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लोग KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के गैसों का अवशोषण करने के लिए भी क्षार का उपयोग होता है। इसके अलावा लवण का आप ले लेते हैं तो लवण में आप जानते हैं नमक, टेबल साल्ट जिसको बोला जाता है, जिसका प्रयोग भोजन निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा, NaOH, खाने का सोडा, वो एक प्रकार का लवण है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खास करके बेकरी उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा एक धावन सोडा होता है जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जिसका निर्माण कपड़े आदि की धुलाई में और भी बहुत सारी चीजों में होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अम्ल क्षार और लवण का उपयोग आप अपने किताब की सहायता से कुछ देख सकते हैं और बाकी चीजें आपको यहाँ पे बताइए। आइए आज हम लोग अपना मुख्य टॉपिक शुरू करते हैं।
पीएच पैमाना, पीएच स्केल। जैसा कि नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पीएच पैमाना, और पैमाना का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मापना। ठीक है, पैमाना का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मापना। स्केल होता है आपके पास, स्केल से क्या करते हैं आप? दूरी सेंटीमीटर इंच उस पर लिखा होता है, उससे आप उसको मापते हैं। तो लेंथ को मापते हैं, तो यहाँ पे पीएच पैमाना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप किसको मापोगे? पीएच को मापोगे। तो जानने वाली बात यह है, पैमाना का मतलब तो हम लोग जान लिए, अब पीएच का मतलब क्या होता है बच्चों? इस पीएच में जो पी है, जिसका लिखने का तरीका होता है कि पी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं और एच को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कहीं भी ये लिखा होगा पीएच का, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो इसमें जो बच्चों ये पी है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। जो इसमें पीएच पैमाना में जो पी है, वो जर्मन भाषा का एक शब्द है, जो यहाँ पे आपके सामने पोटेंज। और इस पोटेंज का मतलब होता है बच्चों पावर, और पावर का मतलब हिंदी में आप जानते हो क्या होता है? शक्ति। ठीक है, क्षमता होता है। तो यहाँ पे पी का मतलब आप समझ, परीक्षा में कभी कोई पूछ देता है कि पीएच में जो पी होता है ये किस भाषा का शब्द है या कहां से लिया गया, तो आप बताओगे कि ये जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब होता है पावर, और वैसे भी पी का मतलब इंग्लिश में पावर ही होता है, और पावर का मतलब होता है शक्ति, अर्थात क्षमता। किसकी शक्ति? तो एच। एच क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो अभी आपको क्लियर हुआ पीएच का मतलब क्या होता है, कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की क्षमता, यानी हाइड्रोजन आयन की पावर को मापने का जो पैमाना होता है, उसी पैमाना को बच्चों हम लोग पीएच पैमाना कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए इसको, ये पी का मतलब क्या होता है? पावर। कौन सा पावर? तो एच। एच क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की क्षमता को मापने का जो पैमाना होता है, उसी को हम लोग पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहते हैं। डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने का जो पैमाना होता है, उसी पैमाना को बच्चों हम लोग पीएच पैमाना कहते हैं या पीएच पैमाना कहा जाता है। तो आई होप सबको पीएच का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब भी पीएच मान पूछे, इसका मतलब यही है कि उस विलयन में वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है। आपको याद आ रहा होगा कि जब मैंने अम्ल के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था कि अम्ल वे यौगिक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया, जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अर्थात अम्ल की पहचान होती है, उसमें हाइड्रोजन आयन होगा। समझ में आ गया? तो यदि किसी विलयन में आप हाइड्रोजन आयन को माप रहे हो, दैट मीन्स कि आप उसकी अम्लीयता को बता रहे हो। यदि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी अम्लीयता कम है, और यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसमें अधिक है, तो उसकी अम्लीयता अधिक है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, उतना ही ज्यादा वो अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल की पहचान ही होती है कि उसमें हाइड्रोजन आयन होता है। सही है? इसके बाद इसका एक स्केल जो यहाँ पे बच्चों बनाया गया है, पीएच जो पैमाना होता है वो 0 से लेके और 14 तक मापा जाता है। कहां से कहां तक? 0 से लेके 14 तक इस पीएच पैमाना को बनाया गया है, और यहां से यहां तक लेकर किसी विलयन के पीएच मान को मापा जाता है। ठीक है, इसमें 7 बीच में लिखा हुआ है, और 7 के ऊपर आप देखिए लिखा हुआ उदासीन। अर्थात किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 आता है, परीक्षा में पूछेगा आपसे कि एक विलयन जिसका पीएच मान 7 है, बताइए विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? उदासीन होगा। क्यों? क्योंकि जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है बच्चों, उसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन दोनों की मात्रा समान होती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए वह विलयन न तो अम्लीय होगा न तो क्षारीय होगा, क्या हो जाएगा? उदासीन। और 7 जो पीएच मान होता है बच्चों, वो शुद्ध जल का होता है।
जिसको हम लोग अशुद्ध जल कहते हैं। पीने वाला शुद्ध जल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे अशुद्ध जल की बात हो रही है। ठीक है, हम लोग बच्चों मिनरल वाटर पीते हैं और मिनरल वाटर का पीएच मान 7 नहीं होता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग यहाँ पे अशुद्ध जल की बात कर रहे हैं, शुद्ध जल की बात कर रहे हैं। माना जाता है कि वर्षा का जो जल होता है वो भी शुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। समझ में आ गया? और 7 से यदि पीएच मान कम होगा तो वो विलयन अम्लीय होगा, 7 से यदि पीएच मान अधिक होगा तो वो विलयन क्षारीय होगा। 7 से जितना ही कम होगा, 7 से पीएच मान जितना ही कम होता जाएगा वो विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय होता जाएगा, और 7 से जितना ही ज्यादा होगा वो विलयन उतना ही ज्यादा क्षारीय होता जाएगा। सबको क्लियर हो गया? तो ये है पीएच पैमाना। जरा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 7 से जब आप इधर आ रहे हो 0 की तरफ तो लिखा हुआ बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, यानी जो विलयन की अम्लीय प्रकृति है वो बढ़ती जा रही है। और 7 से जब ज्यादा जा रहे हो, 14 की तरफ आप जा रहे हो तो बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति या क्षारीय प्रकृति, यानी विलयन की क्षारीय प्रकृति। आप देख लो OH लिखा हुआ, क्षार की पहचान होती है OH आयन, जो कि क्षार वाले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताया गया। तो जैसे जैसे इधर 7 से ज्यादा जा रहे हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो रही है, OH आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे इधर जा रहे हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है, OH आयन की सांद्रता कम होती जा रही है। इसीलिए इधर आने में अम्लीयता बढ़ रही है और इधर जाने से क्षारीयता बढ़ रही है। क्लियर है सबको? तो पीएच पैमाने में हम लोग कहां से कहां तक माप लेते हैं बच्चों? 0 से लेके और 14 तक। किसका माप लेते हैं? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा को हम लोग क्या करते हैं? पीएच पैमाना से मापते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए यहाँ पे कुछ प्रमुख पदार्थों का पीएच मान देखते हैं, जो कि परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, इस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। तो ये आपको याद करने की चीज है। यहाँ पे मैंने टेबल बना रखा है, इसको आप देखिए और इसको अपनी कॉपी में आप अच्छे से लिख के याद करें। आइए इसको शुरू किया जाए। पहला लिखा है जठर रस। जठर रस क्या होता है बच्चों? हम लोग का जो पाचन तंत्र होता है, उस पाचन तंत्र में हमारा जो अमाशय होता है, उस अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं और उस जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। और उस जठर रस में एक महत्वपूर्ण अम्ल होता है, उस अम्ल का नाम होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये भी 1 नंबर का पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, या हमारे शरीर में अम्ल कहाँ से स्रावित होता है, तो आप बताओगे कहाँ से? अमाशय से। ठीक है, और अमाशय में कहाँ? जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। उस जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से उस जठर रस का पीएच मान कितना हो जाता है बच्चों? 1.2। तो काफी ज्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि 7 से काफी ज्यादा कम है पीएच मान। ठीक है, तो ज्यादा अम्लीय होता है। इसके बाद नींबू का रस। आप सबको पता है कि नींबू का रस खट्टा होता है। खट्टा होने का मतलब उसमें अम्ल होता है, और अम्ल होने की वजह से नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2। तो इसको भी आप याद करेंगे। शुद्ध जल, अभी मैं बता रहा था कि अशुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो विलयन बच्चों ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, बल्कि क्या होगा? उदासीय होगा। आप यहाँ पैमाने पे देख सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं ब्लड, जो हमारा खून होता है, रक्त होता है बच्चों। ये परीक्षा में पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आप बताओगे 7.4। 7 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रक्त होता है वो बच्चों हल्का सा क्षारीय होता है। बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि 7 से थोड़ा ही अधिक है, तो हल्का क्षारीय होता है। तो परीक्षा में ऐसे पूछता है कि रक्त जो होता है उसका पीएच मान बताइए, या रक्त जो होता है उसका माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो आप क्या बताओगे? क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार है और इसका पीएच मान बच्चों क्या कितना होता है? यहाँ पे लिखा हुआ 10, अर्थात काफी अच्छा खासा क्षारीय प्रकृति होती है इसकी। इसके बाद 1 मोलरता का यहाँ पे यानी 1 मोल NaOH लिखा हुआ है, और 1 मोल NaOH का जो पीएच मान होता है एग्जैक्टली लगभग 14 के आसपास होता है, यानी प्रबल क्षार होता है। ये NaOH क्या होता है बच्चों? प्रबल क्षार होता है।
इसके बाद पदार्थ कुछ लिखे वो टमाटर का रस। टमाटर भी खाने में खट्टा लगता है, इसलिए उसका भी पीएच मान 7 से कम होगा। कितना होता है? लगभग 4.5 के आसपास, यानी 4.4। ठीक है। इसके बाद सिरका है। सिरका भी काफी ज्यादा अम्लीय होता है, उसका पीएच मान 2 से लेकर लगभग 3.5 के आसपास होता है। और दूध, ध्यान देंगे आप, जो दूध होता है उसका पीएच मान 6 से लेकर लगभग 6.5 के आसपास होता है। अर्थात जो बच्चों दूध होता है हल्का अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें एमिनो एसिड वगैरह होता है। ठीक है। लेकिन इसी दूध से जब दही बना दिया जाता है तो उसमें एसिड, उसमें लैक्टिक अम्ल हो जाता है, इसलिए दही का जो पीएच मान होगा वो दूध की अपेक्षा काफी कम हो जाता है। किसकी वजह से? उसमें अम्ल बनने की वजह से। तो ये थे कुछ प्रमुख पदार्थ जिनके पीएच मान यहाँ पे लिखे गए हैं। अब हमारा सेक्शन शुरू होता है बच्चों इस पीएच मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक को जानने का, जो कि परीक्षा में जिससे डायरेक्ट सीधे के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम पीएच मान से संबंधित ट्रिक को जानते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आइए अब पीएच पैमाना या पीएच मान से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण ट्रिक को देखते हैं, और इससे हम लोग आने वाले प्रश्न के बारे में जानेंगे कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछते हैं। यदि ये सारे ट्रिक आपके क्लियर है तो गारंटी है कि पीएच मान से संबंधित कोई प्रश्न आपका परीक्षा में छूटेगा नहीं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पे पहला ट्रिक लिखा गया है कि पीएच मान जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक हो। फिर से एक बार ध्यान दें कि किसी विलयन का पीएच मान जितना ही कम होगा उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात पीएच मान जितना कम वो विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। और अम्ल की पहचान तो आप जानते ही हो, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ही अधिक रहेगी उस विलयन का पीएच मान उतना ही कम आता है। इसका एक रीजन है बच्चों, जो पीएच मान है उसको ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। पीएच मान को ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है कुछ ऐसे, पीएच बराबर होता है ऋण लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो एक्चुअल में बच्चे जो पीएच मान वो ऋणात्मक मान होता है। पीएच मान जो हम लोग निकालते हैं वो ऋणात्मक मान होता है। और आप बताइए कि ऋण 5 लिखा हो और 1 लिखा हो, इसमें से कौन ज्यादा और कौन कम है? तो जाहिर सी बात है कि 1 ज्यादा है और ऋण 5 जो है वो कम है। तो यही कारण है बच्चों की जो पीएच मान जितना ही कम होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी, और जितनी अधिक होगी उस विलयन की अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि जो पीएच मान है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। तो कभी कभी आपसे ऐसे दे पूछे कि एक विलयन जिसका पीएच मान 5 है, एक विलयन जिसका पीएच मान 2 है, बताइए उसमें से कौन प्रबल अम्लीय होगा? तो पीएच मान जितना ही कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतना ही अधिक, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितना अधिक वो विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो पीएच मान जिसका कम होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। अब ऐसे प्रश्न आएगा तो शायद कर लेंगे कि पीएच मान जितना कम उतना प्रबल। इसके द्वारा बच्चों आप लोग अम्ल की प्रबलता को भी माप सकते हो। पीएच मान जितना अधिक उतना ही वो दुर्बल अम्ल होगा, और पीएच मान जितना ही कम उतना ही वो प्रबल अम्ल होगा। तो इसके हिसाब से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को भी बता सकते हो। अगला ट्रिक हम लोग लेते हैं कि जो उदासीन विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन और OH आयन की सांद्रता एक समान होती है। और अभी इसका उदाहरण बताया गया था कि जो आसुत जल होता है वो उदासीन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आसुत जल में हाइड्रोजन आयन और OH आयन की सांद्रता एक समान होती है। इसके अलावा और कौन से विलयन उदासीन होते हैं? तो बच्चों जो सामान्य लवण होते हैं, सामान्य लवण होते हैं उनका भी पीएच मान 7 ही होता है। इसके अलावा जो लवण के प्रकार में आपको बताया था, जो अम्लीय लवण होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होगा, और जो क्षारीय लवण होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होगा। लेकिन जो सामान्य लवण होते हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको सामान्य लवण कहा जाता है। उनका पीएच मान एग्जैक्टली 7 होता है, अर्थात वो उदासीन होते हैं, जैसे NaCl। अगला यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है बच्चों, pH + POH = 14।
ठीक है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न का उदाहरण लेता हूं, आपके सामने आपसे पूछा जाए कि 1 बिलियन जिसका पीएच मान 3 है, 1 बिलियन जिसका पीएच मान कितना है 3 है, इसको क्षारीय बनाना है तो इसमें कितने पीएच मान का बिलियन और मिलाना पड़ेगा। फिर से सुनिए एक बार, 1 बिलियन जिसका पीएच मान 3 है और इसको हम चाह रहे हैं कि क्षारीय हो जाए। क्षारीय कब होगा बच्चों? जब उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो पूछता है कि इसको क्षारीय बनाने के लिए कितने पीएच मान का विलयन इसमें मिला के है। तो बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, आमतौर पे कि सोचते हैं कि पीएच मान 3 है तो इसमें हम पीएच मान 5 वाला विलयन मिला दें। तो सोचते हैं कि पीएच मान 3 और पीएच मान 5 दोनों मिलकर पीएच मान कितना हो जाएगा 8, और जैसे 7 से अधिक हुआ जो विलयन है वो क्षारीय हो जाएगा। जबकि जरा एक चीज पे आप ध्यान दीजिए, ये विलयन पीएच मान 3 है तो ये अम्लीय होगा, ये विलयन इसका पीएच मान 5 है तो ये भी तो अम्लीय होगा, क्योंकि इसका भी पीएच मान 7 से कम है। तो जब अम्ल में अम्ल मिलाओगे तो क्षार कैसे हो जाएगा? समझ में आया सबको? जब पीएच मान 3 है तो इसको क्षारीय बनाने के लिए बच्चों हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सीधे सीधे आपको बताया जाए तो यदि पीएच मान 3 दे के और आपसे पूछ रहा है उसको क्षारीय बनाना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 14 में से इसको घटा देना है। तो 14 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 11। अर्थात इस पीएच मान 3 में आपको पीएच मान 5 नहीं बल्कि पीएच मान 11 वाला विलयन मिलाओगे, तब जाके अम्लीय किसमें कन्वर्ट होगा? क्षारीय में कन्वर्ट होगा। इसी प्रकार से आपसे क्षारीय दे दे, एक विलयन जिसका पीएच मान 8 है, इसको अम्लीय बनाने के लिए कितने पीएच मान का विलयन से मिलाना पड़ेगा, तो आप पुनः इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यानी सीधा सीधा इसका जवाब यही है कि जो भी पीएच मान दे आप 14 में से उसको घटा के अपना आंसर बनाओगे। तो आई होप सबको ये प्रश्न, ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जब भी अम्लीय को क्षारीय बनाने के लिए पूछे या क्षारीय को अम्लीय बनाने के लिए, तो आप 14 में से उसको घटा के जो शेष आएगा वही पीएच मान का विलयन उसमें मिलाओगे। इसलिए फार्मूला है कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। ठीक है, चलिए अगला ट्रिक लेते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि देता है कि एक विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1×10⁻⁴ है, 1×10⁻5 है, 1×10�9 है, तो उस विलयन का पीएच मान निकालिए। तो इसके लिए आपको फार्मूला का प्रयोग करना होता है, इस वाले फार्मूले का, और फिर इस सवाल को हल करना होता है। लेकिन इसके लिए एक मजेदार ट्रिक मैं बताता हूं कि जब भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इस रूप में दिया हो, या तो सीधे सीधे बस ऐसे दिया हो 10⁻⁴, 10⁻⁵, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब तो होता नहीं है, 10⁻⁹ या फिर इस रूप में लिखा हो, तो इसको इस प्रकार की सांद्रता वाले विलयन का पीएच मान निकालने का सबसे आसान तरीका होता है बच्चों। देखिए ट्रिक लिखा हुआ है आपके यहाँ पे कि जो पीएच मान होगा हमेशा घात के बराबर होगा। अर्थात यदि किसी विलयन की सांद्रता 1×10⁻⁴ है तो उसका पीएच मान हमेशा कितना होगा बच्चों? घात के बराबर। घात कितना है? 4, तो पीएच मान 4 हो जाएगा। इस -4 को लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो पीएच मान होता है हमेशा उसको धनात्मक रूप में लिखते हैं। समझ में आएगा सबको? तो 1×10⁻⁴ पीएच मान कितना हो गया? 4, घात के बराबर, घात 4 है, पीएच मान 4 हो गया। यहाँ पे घात 5 है तो इसका पीएच मान कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ पे घात 9 है तो इसका पीएच मान कितना हो गया? 9 हो गया। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप परीक्षा में सांद्रता दिया हो तो पीएच मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, और यदि पीएच मान देके सांद्रता पूछे तो कुछ नहीं करना है, जितना पीएच मान दिया है उसी को 10 के घात के रूप में आप लिख के सांद्रता बता देते हैं। तो बड़ा ही आसान ट्रिक हो गया आपको। अगला है पीएच मान 0 हो। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछता है कि एक विलयन जिसका पीएच मान 0 है तो विलयन की प्रकृति बताइए। तो बच्चे वहां हो जाते हैं कंफ्यूज। इतना तो उसको मालूम है कि 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, लेकिन सोचते हैं सर जी ने तो 0 वाला बताया ही नहीं। बच्चों जब भी पीएच मान 0 दे तो 7 से कम है, और याद करिए पीएच माना बताया गया 0 से लेकर 14 तक मानता है। इसका मतलब है यदि 0 दिया है पीएच मान तो वह विलयन प्रबल अम्लीय होगा। तो आपका आंसर क्या होगा?
वो विलयन प्रबल अम्लीय होगा। ठीक है, तो शून्य से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी शून्य पीएच मान दे तो विलयन जो है प्रबल अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये है बच्चों कुछ ट्रिक यहाँ पे लिखे हुए। यदि इन ट्रिक को आपने सही तरीके से समझ में यदि आपको आ गया है और आपने इसको फॉलो किया है सही तरीके से, तो मेरी गारंटी है कि किसी भी परीक्षा में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पीएच मान से संबंधित आपको कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक छोटा टॉपिक और बच जा रहा है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो हम लोग आज इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट टॉपिक ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे लिखे, इसको जल्दी से कवर करते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। बच्चों, हमारे शरीर में भी इस पीएच मान का बड़ा ही महत्व होता है। या यूं कहें कि हम लोग इस पीएच से जो है डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से पीएच मान हमारे शरीर को प्रभावित करता है या हमको प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, शरीर का जो परास होता है, हमारी शरीर जो होती है बच्चों, जो शरीर के भीतर का जो कह सकते हैं कि भीतर का जो भीतर शरीर के भीतर जो पदार्थ भरे होते हैं वो एक निश्चित परास के पीएच परास के भीतर रेंज, ठीक है ना, उनका एक रेंज होता है। जैसे लिखा हुआ 7 से लेकर 7.8 पीएच मान तक हमारी शरीर कार्य करती है। यदि हमारे शरीर का पीएच मान इस 7 या 7.8 के बीच से ज्यादा हो जाए, ज्यादा कम हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए, तो हमारे शरीर के भीतर के जो काम है या शरीर के भीतर होने वाली क्रियाएं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं पाचन की जो क्रिया है वो प्रभावित होगी, जिससे हमारे शरीर पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे शरीर का जो पीएच परास होता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है। यानी कह सकते हैं कि हमारे शरीर का पीएच जो होता है वो लगभग क्षारीय ही होता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा बच्चों वर्षा जल। आमतौर पर बच्चों जल वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? जल वर्षा। लेकिन आजकल आप लोग सुनते हैं कि अम्ल वर्षा भी हो रही है। कौन सी वर्षा? अम्ल वर्षा। किसकी वजह से हो रहा है बच्चों ये आजकल? वायु प्रदूषण की वजह से। अम्ल वर्षा किसकी देन है? वायु प्रदूषण की। ये जो क्या कहते हैं, वाहनों से, कल कारखाने, कंपनियों से जो धुआं निकलता है बच्चों, ये ऊपर वायुमंडल में पड़ा रहता है और ऊपर से जब बारिश होती है तो वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल बना लेते हैं। और जो पहले वर्षा H2O की हो रही थी वो आजकल अम्लों की हो रही है। इसलिए इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। कब ऐसा होता है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 7 से कम हो जाए। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि किस प्रकार की वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है। तो आप याद रखिएगा 5.6 से जब पीएच मान कम होगा वर्षा के जल का, तो उस वर्षा को हम लोग जल वर्षा न करके बल्कि क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है, ये किसकी देन है? वायु प्रदूषण की। इस पे आपको कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे। इसके बाद मिट्टी का परास। बच्चों, हम लोग जो खेती करते हैं मिट्टी में करते हैं, और मिट्टी का जिस प्रकार से हमारे शरीर का एक निश्चित परास होता है, उस तरह मिट्टी का भी निश्चित पीएच परास होता है। और यदि पीएच मान बहुत ज्यादा हो जाए, कम हो जाए या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो वो जो मिट्टी होती है खेती योग्य नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पाचन तंत्र का पीएच। अभी आपको बता रहे थे कि हमारे पाचन तंत्र में आमाशय से कौन सा रस निकलता है बच्चों? जठर रस जो होता है, वो जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? HCl, जिसका पीएच मान अभी देखें आप 1.2 के आसपास होता है। कभी कभी बच्चों लोग हैवी खाना खा लेते हैं, खास करके कैसा भोजन? प्रोटीन युक्त भोजन खा लेते हैं। तो उस भोजन को खास करके मांस वगैरह उसको पचाने के लिए हमारा आमाशय क्या करता है? तो अत्यधिक मात्रा में HCl का स्राव करता है, जिससे कि उस प्रोटीन को आसानी से पचाया जा सके। लेकिन अधिक मात्रा में इसके श्रावण होने की वजह से हम लोग के आमाशय में या कह सकते हैं पेट में जलन या दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में आप देख रहे हैं पाचन तंत्र का जो पीएच मान वो कम ज्यादा होता है, तो हम लोगों को दिक्कत हो रही है। चूंकि ज्यादा हम लोगों के शरीर में अम्ल निकलने की वजह से ऐसा होता है, खट्टी डकारे आती है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको देता है बच्चों प्रतिअम्ल। क्या देता है? कौन सा पदार्थ देता है खाने के लिए दवा के रूप में? प्रतिअम्ल। उसको एंटासिड भी बोलते हैं। जैसे आपने इनो का नाम सुना होगा, मिल्क का मैग्नीशिया होता है। इस तरह की चीजें हम लोग लेते हैं। और आपको मालूम है कि जो क्षार होते हैं, एक्चुअल में सब क्षारीय पदार्थ होते हैं, और क्षार जो होते हैं बल्कि प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं।
इसलिए जब आपको खट्टी डकार एसिडिटी हो जाती है तो आप क्षारीय पदार्थों को खाकर इस अम्लीयता को आप दूर करते हैं। ठीक है, इसके बाद इस पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। बच्चों, जब हम लोग कभी ज्यादातर मीठे पदार्थ खाते हैं और दांतों की सही तरीके से सफाई नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया हमारे दांतों पर हमला करते हैं और उस शर्करा युक्त पदार्थ का न्यूनीकरण करके, उसका किण्वन करके और वहां पर अम्ल का निर्माण कर देते हैं। और वो जो अम्ल होता है बच्चों, वो हमारे दांतों के ऊपर जो कह सकते हैं कि एक पदार्थ होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। ध्यान दीजिए, एक नंबर का प्रश्न पूछता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ तो इनेमल होता है जो हमारे दांतों के ऊपर होता है। और एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ, देखिए इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। एक्चुअल में कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है और इस कैल्शियम फास्फेट की वजह से हमारे दांतों के ऊपर एक कह सकते हैं लेमिनेशन की तरह परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप कितना भोजन करिए, कितना ब्रश करिए, आपके दांत घिसने वाले नहीं है। लेकिन दांतों की सही तरीके से सफाई न करने की वजह से बच्चों वहां का पीएच मान परिवर्तित होता है और वो पीएच मान लगभग 5 या उससे भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये इनेमल की जो परत है नष्ट होने लगती है, जिसके कारण हमारे दांत जो होते हैं वो खुदड़ने लगते हैं, जिसको हम लोग दंत क्षय करते हैं। तो आप दांतों की सही तरीके से सफाई करके, खास करके अपना जो आपका पेस्ट है वो क्षारीय होना चाहिए, जिसकी वजह से और दांतों की अम्लीयता को दूर कर सकते हैं, दंत क्षय को रोक सकते हैं। इसके बाद पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। याद करिए, जब मैं बता रहा था वहां पे बताया था कि जब हम लोग कभी कोई मधुमक्खियां इस तरह के बर्रे काट लेते हैं, डंक मार लेते हैं, एक्चुअल में बच्चों उन मधुमक्खियां इस तरह के कीड़ों के डंक में अम्ल होता है और वो अम्ल जब हमारे शरीर में डंक को मारते हैं, वो अम्ल हमारे शरीर में जाता है तो हमको दर्द का अनुभव होता है। तो घर वाले आप देखें, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जैसे मधुमक्खी आपको काटने तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं उसमें चूना लगा, और चूना तो क्षार होता है, सूत्र इसका होता है CaOH2। ठीक है, तो हमारे शरीर में तो गया है अम्ल और हम उससे चूना लगा रहे हैं और चूना है क्षार, इसीलिए चूना लगाते कुछ आराम का अनुभव होता है, क्योंकि ये क्षार जो होता है उनके प्रभाव को बच्चों कम कर देता है। ठीक है, तो हमको ऐसे कीड़े मकोड़े काटते हैं जिनके डंक में हम लोग, तो उसके प्रभाव को हमको क्षार के द्वारा कम कर देते हैं या उसको निष्प्रभावी कर देते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे भी होते हैं बच्चों, जैसे एक पौधा होता है नेटल का, इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। यदि कभी हम लोग जंगल या इस तरह कहीं घूमने जाते हैं और वो कांटे हमारे शरीर में चुभ जाते हैं, उसमें अम्ल होता है जिससे हम लोग को दर्द का बहुत तेज जलन का अनुभव होता है। ठीक है, तो इसके भी प्रभाव को दूर करने के लिए हम लोग क्षार का प्रयोग करते हैं। और एक बड़ी मजेदार बात है बच्चों कि जहाँ पे नेटल का पौधा उसका इलाज जो है वहीं के बगल में एक डाक का पौधा भी होता है। ठीक है, और जैसे इसके कांटे चुभते हैं, इस डाक के पौधे की पत्ती को वहां पर रगड़ा जाता है। इस डाक के पौधे की पत्ती में बच्चों क्षार होता है और इस नेटल के पौधे के कांटे में मेथनोइक अम्ल होता है। तो ये उस डाक के पौधे का जो पत्ती में जो क्षार होता है वो इस नेटल के पौधे के कांटे में जो अम्ल होता है उसके प्रभाव को तुरंत समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि इस पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में कितना ज्यादा महत्व है। ठीक है, शेष चीजें अगली वीडियो में। धन्यवाद।